नमस्कार। द डीप डाइव की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की खास श्रृंखला में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली बार हमने एशिया और यूरोप के जियोपॉलिटिक्स की जो उलझी हुई गुत्थियां थीं, उनको सुलझाने की कोशिश की थी। जी। आज हम अपना दायरा और बढ़ा रहे हैं और दुनिया के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों पर नजर डालेंगे, जहां काफी कुछ बदल रहा है। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ओशेनिया। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं को बता दूं कि ये सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं होने वाली है। बीपीएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिहाज से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। इन क्षेत्रों में जो भी बदलाव हो रहे हैं, जैसे नए चुनाव हैं, भारत के साथ समझौते हैं और ब्रिक्स, G20, क्वाड जैसे समूहों की बैठकें, इनसे सीधे सीधे 5 से 6 सवाल बनने की पूरी संभावना रहती है। अच्छा, 5 से 6 सवाल। जी। तो आज हम सिर्फ खबरों की सतह पर नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी गहराई में उतरकर ये समझेंगे कि परीक्षा में सवाल कैसे और क्यों बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। शुरुआत दक्षिण अमेरिका से करते हैं। वहाँ ऐसा लग रहा है कि काफी राजनीतिक और आर्थिक हलचल मची हुई है। सबसे पहले अर्जेंटीना की ही बात कर लेते हैं। हाँ, अर्जेंटीना से देखिए 3 बातें याद रखनी है। ठीक है। पहला, जो प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। ओके, मलेरिया मुक्त। दूसरा, भारत के साथ लिथियम की खोज और खनन के लिए एक MOU साइन हुआ है। ये तो बहुत अहम है, भारत की इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी की जरूरतों के लिए। बहुत ज्यादा। और तीसरा, जो सबसे बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है, वहां के जो नए राष्ट्रपति हैं, जेवियर माइली। हाँ, जेवियर माइली। उन्होंने अर्जेंटीना को ब्रिक्स में शामिल होने से रोक दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये सिर्फ एक नीतिगत फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी कहानी है। देखिए, जेवियर मेली का ब्रिक्स से बाहर रहना सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये एक वैचारिक घोषणा है। अच्छा। वो खुद को एक लिबर्टेरियन और एंटी कम्युनिस्ट नेता के तौर पर देखते हैं। तो उनका ये कदम अर्जेंटीना को चीन और रूस के प्रभाव से दूर और अमेरिका एवं पश्चिम के करीब ले जाने की एक साफ कोशिश है। तो भारत के लिए इसका क्या मतलब हुआ? भारत के लिए ये एक दिलचस्प स्थिति है। एक तरफ ब्रिक्स परिवार में एक सदस्य कम हुआ, लेकिन दूसरी तरफ द्विपक्षीय स्तर पर हमें लिथियम जैसा एक रणनीतिक संसाधन मिल गया। तो मतलब एक बहुपक्षीय मंच पर एक साथी कम हो गया, लेकिन द्विपक्षीय स्तर पर एक साझेदारी मजबूत हो गई। आपने एकदम सही पकड़ा। यही आधुनिक विदेश नीति की खूबसूरती है। और ये लिथियम समझौता हमारी आत्मनिर्भर भारत और क्लीन एनर्जी की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बिल्कुल। तो अर्जेंटीना से ये 3 बातें हो गई, ब्रिक्स से बाहर, भारत के साथ लिथियम डील और मलेरिया मुक्त। जी। ठीक है, अब अर्जेंटीना से आगे बढ़ते हैं और ब्राजील को देखते हैं। ऐसा लगता है कि वो ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों का नेतृत्व करने की भूमिका में और मजबूती से उतर रहा है। हाँ, ब्राजील इस साल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ध्यान दें, ब्राजील 2 बहुत बड़ी मेजबानी कर रहा है। एक तो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, जो जुलाई 2025 में होगा। ओके। और दूसरा 19वें G20 शिखर सम्मेलन की, जो भी नवंबर 2024 में हुआ। और दोनों ही रियो डी जेनेरो में हो रहे हैं। और G20 का थीम क्या था? G20 का थीम था एक न्यायपूर्ण दुनिया और एक सतत ग्रह का निर्माण। तो इस सम्मेलन का सबसे बड़ा नतीजा क्या रहा? मतलब कोई ठोस कदम उठाया गया? हाँ, और ये मेंस के लिए बहुत जरूरी है। G20 रियो घोषणा के तहत भुखमरी और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन, मतलब ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, लॉन्च किया गया। ये सीधे सीधे SDG 1 यानी गरीबी और SDG 2 यानी भुखमरी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो इस गठबंधन में ऐसा क्या खास है? क्योंकि ऐसे प्रयास तो पहले भी हुए हैं। सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, इसकी खासियत इसके मॉडल में है। ये कोई नया फंड बनाने पर केंद्रित नहीं है। तो फिर इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत और ब्राजील जैसे देशों के जो सफल कार्यक्रम हैं, जैसे भारत का जन वितरण प्रणाली या पोषण अभियान, हाँ बिल्कुल, उनके अनुभवों और तकनीक को दूसरे जरूरतमंद देशों के साथ साझा किया जाए। ये एक तरह का नॉलेज शेयरिंग अलायंस है, जो इसे ज्यादा व्यावहारिक बनाता है। समझ गई। मतलब मछली पकड़ना सिखाने जैसा मॉडल है ये। और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजील यात्रा भी तो हुई थी। जी, और वो 57 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। एक ऐतिहासिक घटना। वाकई। उन्हें वहां के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से नवाजा गया और 2030 तक $20 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। $20 बिलियन। ये दिखाता है कि भारत लैटिन अमेरिका के इस सबसे बड़े खिलाड़ी के साथ संबंधों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इन 2 बड़े देशों के अलावा
दक्षिण अमेरिका से कोई और छोटे मगर जरूरी अपडेट्स हैं? हाँ, कुछ एक लाइनर फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए काम आ सकते हैं। बताइए। जैसे कोलंबिया, वो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का 11वां सदस्य बना है। ठीक है। पेरू में चीन ने चैंचे मेगा पोर्ट का उद्घाटन किया है, जो उसके बीआरआई का हिस्सा है। चीन की पहुंच बढ़ रही है वहां। जी, और एक मजेदार खबर त्रिनाद और टोबैगो से है। ये पहला कैरिबियाई देश बन गया है जहां भारतीय पर्यटक यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो भारत की सॉफ्ट पावर की जीत है। सही कहा। और आखिर में वेनेजुएला, जहां निकोलस मदुरो फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। और याद रखिए, वहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। ठीक है, तो अब उत्तर की ओर चलते हैं और कनाडा की बात करते हैं। कनाडा 2025 में 51वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है कनानास्किस में। ओके, कनानास्किस। कनासा और मेंस के लिए यहाँ दो बड़ी पहले महत्वपूर्ण है। एक है G7 गॉव AI ग्रैंड चैलेंज, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। जी, और दूसरा है G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान। ये दोनों ही टेक्नोलॉजी और संसाधन सुरक्षा से जुड़े सवालों के लिए अहम है। और एक और खबर थी, अनीता आनंद कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री बनी है। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण घटना है। चलिए अब मेक्सिको की बात करते हैं, जहां एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव हुआ है। बिल्कुल, क्लाउडिया शीनबाम का राष्ट्रपति बनना कई मायनों में ऐतिहासिक है। कैसे? एक तो वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। दूसरा, वो एक क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, जो आज के दौर में एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। और तीसरा, वो मोरेना पार्टी से हैं। ये तीनों बातें प्रीलिम्स के लिए जरूरी हैं। एक महिला राष्ट्रपति जो एक जलवायु वैज्ञानिक भी हैं, ये तो कमाल है। लेकिन मैंने मेक्सिको के एक और बहुत बड़े सुधार के बारे में सुना है, जो उनकी न्यायपालिका से जुड़ा है। हाँ, और वो क्रांतिकारी है। कहा जा रहा है कि अब वहाँ जनता जजों का चुनाव करेगी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अजीब भी है और जोखिम भरा भी। मेक्सिको अब दुनिया का पहला देश है जहां सुप्रीम कोर्ट समेत सभी स्तरों पर जजों का चुनाव सीधे जनता के वोट से होगा। इसका तर्क क्या है? तर्क ये है कि न्यायपालिका को अभिजात्य वर्ग के चंगुल से निकालकर लोकतांत्रिक जवाबदेही तय की जाए। अब ये सफल होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेंस के उत्तर के लिए यह एक जबरदस्त केस स्टडी है। बिल्कुल। अब मध्य अमेरिका से पनामा की भी एक खबर थी। हाँ, पनामा से दो बड़ी बातें हैं। पहला, वो 2026-28 के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है। ठीक है। और दूसरा जो ज्यादा बड़ा जियोपॉलिटिकल संदेश है वो ये कि पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि चीनी निवेश का शुरुआती आकर्षण अब कर्ज और संप्रभुता की कठोर जमीनी हकीकत से टकरा रहा है। ठीक है, तो अब प्रशांत महासागर को पार करके ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया क्षेत्र में चलते हैं। ये हिंद प्रशांत का इलाका है, जो आजकल वैश्विक राजनीति का केंद्र बना हुआ है। बिल्कुल। और जब भी इस क्षेत्र की बात होती है, दो नाम जरूर आते हैं, AUK और क्वाड। और सही वजहों से आते हैं। ये दोनों इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए बनाए गए सुरक्षा ढांचे के दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं। इन दोनों में मूल अंतर क्या है, ये परीक्षा के लिए समझना जरूरी है। बहुत जरूरी है। देखिए, AUKUS, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, UK और USA हैं, एक विशुद्ध सैन्य गठबंधन है, प्योर मिलिट्री अलायंस। अच्छा, की सैन्य मांसपेशी कह सकते हैं। फिर क्वाड इससे कैसे अलग है? क्वाड का दायरा कहीं ज्यादा व्यापक है। इसमें भारत और जापान भी शामिल हैं और इसका फोकस सिर्फ सैन्य सुरक्षा पर नहीं है। तो किस पर है? हाँ, इसका एक सुरक्षा पहलू है, जैसे क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। लेकिन ये वैक्सीन डिप्लोमेसी, जलवायु परिवर्तन, टेक्नोलॉजी, इन सब मुद्दों पर भी काम करता है। ये एक ज्यादा लचीला और व्यापक रणनीतिक समूह है। तो भारत के लिए क्वाड ज्यादा अनुकूल है, क्योंकि हम किसी एक देश के खिलाफ बने सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आपने बिल्कुल सही समझा। यही भारत के पक्ष का सार है और मेंस के उत्तर का ये मुख्य बिंदु होना चाहिए। इसी संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। ISRO ने गगनयान मिशन के लिए समझौता किया है और मैत्री ग्रांट भी शुरू की गई है, जी, शिक्षा और संस्कृति के लिए। और ब्रिस्बेन में भारत का चौथा वाणिज्य दूतावास भी खोला गया है। ये तो हुई भू राजनीति की बात, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कुछ घरेलू नीतियां भी काफी दिलचस्प है, जैसे कि राइट टू डिस्कनेक्ट कानून। हाँ, ये सामाजिक विधान का एक बहुत ही प्रगतिशील उदाहरण है। ये कानून कर्मचारियों को अधिकार देता है कि वो काम के घंटों के बाद ऑफिस कॉल या ईमेल का जवाब ना दें। ये तो श्रम सुधार और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। बिल्कुल। और एक और बड़ा बदलाव हुआ है फाइव आइज खुफिया गठबंधन में।
अच्छा, फाइव आइज में क्या हुआ? उन्होंने अब गैर नागरिक निवासियों को भी अपनी सेवाओं में शामिल होने की अनुमति दे दी है। ये तो बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि दुनिया के सबसे पुराने और खास क्लब भी नई हकीकतों के सामने खुद को बदलने पर मजबूर है। ठीक है, तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा को समेटते हैं। इन सब में एक बड़ा पैटर्न क्या उभर कर आ रहा है? जो सबसे बड़ा पैटर्न है वो है मुखर मध्यम शक्तियों का उदय। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको जैसे देश अब सिर्फ अमेरिका या चीन के पीछे नहीं चल रहे। वे अपने फैसले खुद कर रहे हैं, वे अपना एजेंडा खुद तय कर रहे हैं। और भारत की क्या स्थिति है इसमें? और इस जटिल होती दुनिया में भारत हर जगह अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करके अपनी राह बना रहा है। अर्जेंटीना से संसाधन, कैरिबियन में डिजिटल पेमेंट और ऑस्ट्रेलिया के साथ अंतरिक्ष सहयोग। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे उन श्रोताओं के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस चर्चा से कुछ संभावित सवाल बना लेते हैं। हाँ, तो प्रीलिम्स के लिए कुछ इस तरह के सवाल बन सकते हैं। पहला, हाल ही में WHO ने किस दक्षिण अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? अर्जेंटीना। सही। दूसरा, भुखमरी और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन किस घोषणा के तहत शुरू किया गया? G20 रियो घोषणा। बिल्कुल। तीसरा, क्लॉडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? चौथा, UPI भुगतान की अनुमति देने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? और पांचवां, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन किस घोषणा पर आधारित है? और मेंस के लिए? मेंस के लिए दो विश्लेषणात्मक प्रश्न। पहला, भारत की विदेश नीति पारंपरिक सहयोगियों से आगे बढ़कर लैटिन अमेरिका पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ब्राजील और अर्जेंटीना के साथ हालिया संबंधों के संदर्भ में इस कथन की विवेचना करें। ठीक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और रणनीतिक संतुलन के लिए ऑकर्स और क्वाड जैसे सुरक्षा समझौतों के महत्व का विश्लेषण करें। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आज का आखिरी विचार जिस पर वो सोच सकें। आज हमने देखा कि पनाका जैसे एक छोटा देश भी BRI से बाहर निकलने जैसा बड़ा भू राजनीतिक फैसला ले रहा है। तो इस पे विचार करें। क्या हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां पारंपरिक महाशक्तियों के गुटों से हटकर मझोली और छोटी शक्तियां वैश्विक गठबंधनों को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाएंगी? और अगर ऐसा है तो एक स्थिर विश्व व्यवस्था के विचार का भविष्य क्या होगा?